वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड है और आपका कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है और कुछ कैपिटल गेन्स आए हैं, तो आपको अपना रिटर्न फाइल करने के लिए किसी भी प्रोफेशनल पास के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपका सैलरी इनकम है प्लस कैपिटल गेन का इनकम है, इस केस में आपको ITR 2 फाइल करना है। ITR 1 आप फाइल नहीं कर पाओगे। ITR 1 सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए होता है। अगर आपका सैलरी इनकम प्लस कैपिटल गेन का इनकम है तो आपको ITR 2 ही फाइल करना पड़ेगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको incometax.gov.in के वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड के लॉगिन कर देना है। करने के बाद आपको सिंपली फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। तो ये वीडियो उन लोग के लिए है जिनका सैलरी इनकम है प्लस म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट करते हैं और सेल करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली करेंट सेलेक्ट करना है, कौन से असेसमेंट ईयर के लिए आपको फाइल करना है और मोड ऑनलाइन लेना है, देन कंटिन्यू। तो हम यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, इंडिविजुअल, HUF एंड अदर्स। तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम ITR 2 सेलेक्ट करेंगे। तो ITR 2 में आप सैलरी इनकम प्लस म्यूचुअल फंड कैपिटल गेन्स इनकम आप दिखा सकते हो। ITR 2 में सिर्फ आपका सैलरी इनकम है तो ITR 1 आप फाइल कीजिएगा। ITR 2 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ITR 2 उनके लिए है जिनका सैलरी इनकम प्लस कैपिटल गेन या म्यूचुअल फंड का इनकम है, तो उसके लिए ITR 2 सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड विद ITR 2। यहाँ पे आपको सिर्फ लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ, ये टैब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है वही आपको टिक करना है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं। ITR 2 में आप देख सकते हो जनरल इनकम, कितने सारे इनकम है आपके, तो आपको इनकम यहाँ से पहले हाईलाइट करने पड़ेंगे। तो अगर आपका इनकम कैपिटल गेन्स है तो आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है तो यहाँ भी आपको टिक करना पड़ेगा, तो आपको आगे जाके दिखेगा, अदरवाइज आपको ये नहीं दिखेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन आता है। इसमें तो पार्ट ए जनरल पे ही बाय डिफ़ॉल्ट टिक होता है, यही आपको टिक करना है। सेकंड आपको नहीं टिक करना है। गवर्नमेंट बाय पोर्चुगीज सिविल कोड पे वाला पे है, ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नॉर्मली फाइल करते होंगे। तो जनरल में सिर्फ 1 टैब। इनकम में आपका कौन कौन सा इनकम है, तो सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, कैपिटल गेन्स का इनकम है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो अदर सोर्स का इनकम है, तो हम बहुत सारे इनकम्स के कैटेगरीज यहाँ स्पेसिफाई किए हैं। तो जो जो इनकम आपको एप्लीकेबल है वो सब यहाँ पे आपको टिक करने पड़ेंगे। अगर आप टिक नहीं करते हो तो ये सारे फॉर्म्स आपको आगे नहीं दिखेंगे। तो आपको अगर ITR 2 भरना है तो आपको ये टिक प्रॉपरली करना पड़ेगा, स्पेशली कैपिटल गेन्स का टिक यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। टिक करने के बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिडक्शन में आप देख सकते हो आपको कौन सा डिडक्शन एप्लीकेबल है। ATG का डोनेशन का आप डिडक्शन टिक कर सकते हो, ATG आपका एप्लीकेबल है तो। ATD मेडिक्लेम बाय डिफ़ॉल्ट आता है हमारा, और ATC, तो ATC चैप्टर 6 के अंदर आपका कवर हो जाएगा। तो डोनेशन है, अगर आपने कुछ डोनेशन किया है तो ये आपको टिक करना पड़ेगा। आप ये टिक नहीं करोगे तो आगे जाके ऑप्शन में भी आपको नहीं दिखाएगा, बट इट इज़ एडवाइजेबल आप यहीं से टिक कर लो। इनकम में तो आपको कैपिटल गेन टिक करना ही पड़ेगा। तो ये सारे टिक करने के बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे यहाँ स्किप द क्वेश्चन का भी ऑप्शन आता है, बट आप स्किप मत कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम, अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो आप येस या नो सिलेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ हम नो रखेंगे एंड कंटिन्यू। यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिया है। जिस चीज़ पे आप एप्लीकेबल है उसमें आपको येस करना है, जिसमें एप्लीकेबल नहीं है आपको नो करना है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और टूर, तो इसमें हमें नो करना है। अगर आपका है तो आप येस कर सकते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ये सारे अलाउंसेस मिलते हैं आपको, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन और हॉस्टल एजुकेशन में अगर चिल्ड्रन एजुकेशन आपको मिल रहा है तो 100 रुपीज़ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड का यहाँ पे हमें बेनिफिट मिलता है। इट मीन्स 2400 तक हम यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं अगर हमें वो मिल रहा है तो। हॉस्टल अलाउंस में 300 मिलता है पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड इसमें। तो 300 पर मंथ इंटू 2 मतलब 600, यहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आपको ये अलाउंसेस मिल रहे हैं तो। यहाँ पे भी हमें नो करना है, हमारे केस में नहीं है ये।
आर यू एलिजिबल टू क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। काफ़ी सारे सैलरी एम्प्लॉयज़ का एचआरए तो क्लेम रहता ही है, तो यहाँ पे उनको येस पे क्लिक करना है। प्लीज़ प्रोवाइड द अमाउंट टू बी क्लेम्ड एज एग्जेम्पशन। आपको कितना क्लेम करना है तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, जितना आपके सैलरी स्लिप या एनुअल स्लिप में लिखा रहता है। काफ़ी सारी ये इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म 16 पे मिल जाएगा, एचआरए आपको कितना क्लेम करना है। लीव ट्रैवल अलाउंस है तो आपको येस करना है, अदरवाइज नो करना है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम इन एग्जेम्पशन लिमिट, येस या नो पे आपको क्लिक करना है, देन कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अगेन आपसे पूछा जाएगा एटीसी में आपको कितना बेनिफिट लेना है। तो आप सभी को मालूम है एटीसी में हमें यहाँ तो एग्री करना है, हमें नो करना, बिकॉज एटीसी का हम खुद बेनिफिट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे तो ये फॉर्म 16 से लाया गया है, तो यहाँ पे हमें नो पे क्लिक करना है, बिकॉज मेरे फॉर्म 16 में अपडेटेड नहीं है, तो मैं यहाँ पे अलग से डालूंगा। तो डू यू एग्री करके नो, आगे जाके मुझे फिल करने का ऑप्शन दिया जाएगा इस पर। तो आप सभी को मालूम है एटीसी में मैक्सिमम 1,50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। एटीसीसी-डी में एडिशनल 50,000 का डिडक्शन ले सकते हो। और 80D ये मेडिक्लेम का होता है, तो ये मेडिक्लेम पे भी हम येस कर लेंगे, आगे जाके अपडेट करेंगे नंबर्स। 80E एजुकेशनल लोन के लिए होता है हमारा, तो जो हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो हम नो करेंगे। आर यू एलिजिबल क्लेम डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड अंडर सेक्शन 80G, येस, डोनेशन का हम इसमें येस कर देंगे अगर हम कुछ डोनेशन किए हैं तो। 80DG नो करेंगे, 80GG ये नो। 80TTA जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट में 10,000 तक इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपको पहले इनकम में ऐड करना पड़ेगा 10,000, उसके बाद आप 10,000 को एज ए एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। अगर आपका 80TTA तो आपको इसमें येस करना है। तो ये सिंपली एक तरह का बेनिफिट दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। तो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में अब 10,000 तक इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसको एग्जाम करा सकते हो। 20,000 का इंटरेस्ट आ रहा है तो इसमें 10,000 आपका एग्जाम हो जाएगा, 10,000 में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये आप शो कीजिए। काफ़ी लोग उसको शो नहीं करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। आपको इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट आपको दिखाना पड़ता है। तो आप अपना 26 AIS में आप देख सकते हो, AIS और TIS में आपको ऑलरेडी अपडेटेड रहेगा आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट कितना मिला है। तो जितना भी आपको इंटरेस्ट मिला है आप उसको पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाइए, उसके बाद आप यहाँ पे इसको क्लेम कर सकते हैं। देन कंटिन्यू। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद एक और चीज़ काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं, जो सीट सिलेक्टेड तो वही सिलेक्ट करते हैं। ऐसा मत कीजिए, आप सभी को ग्रीन टिक करना पड़ेगा। आप जब तक आप सबको ग्रीन टिक नहीं करेंगे तो आपका कंप्यूटेशन टोटल इनकम प्रॉपर कैलकुलेट नहीं करेगा। ऑनलाइन में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, तो हमें हर एक टैब को ग्रीन टिक करना पड़ेगा। तो जब तक सब टैब ग्रीन टिक नहीं होगा तो आपका ये एंड रिजल्ट है प्रॉपर नहीं दिखाएगा। तो एंड रिजल्ट को प्रॉपर दिखने के लिए हमें हर एक टैब को प्रॉपरली फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडिविजुअल्स में हमारा नेम सब कुछ आ गया है, अपडेट हो गया है, तो वो प्रॉपर है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारा सब चेक कर सकते हो, सब प्रॉपर है। फाइलिंग स्टेटस सब चेक कर सकते हो, सब प्रॉपर है। तो अगर हम रिटर्न फाइलिंग टाइम पे कर रहे हैं तो 139(1) आएगा, बिफोर द ड्यू डेट हम फाइलिंग करते हैं। ड्यू डेट के बाद हम फाइलिंग करते हैं तो 139(4) आएगा। और ओरिजिनल रिटर्न में अगर मेरा कुछ गड़बड़ हो गया है तो हम 139(5) फाइल करेंगे, दैट इज़ रिवाइज रिटर्न। तो ये तीन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। 139(1) अगर आप रिटर्न टाइम पे कर रहे हो, रिटर्न आप टाइम 31 जुलाई के बाद कर रहे हो तो 139(4) अगर आप रिटर्न रिवाइज कर रहे हो। रिवाइज रिटर्न करने के लिए आपका ओरिजिनल रिटर्न टाइम पे होना चाहिए। तो आप ओरिजिनल रिटर्न अगर टाइम पे फाइल करते हो तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो, अदरवाइज आप रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो। आर यू ऑप्टिंग फॉर टैक्स रिजिम, तो हमें इस पर नो करना है। अगर आप एप्लीकेबल हो तो आप येस कर सकते हो। रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको स्पेसिफाई करना है, अगर हम इंडिया हैं तो 182 डेज और मोर, इस पर भी क्लिक करना है। बाकी किसी भी सर्कल में आपको यहाँ पे नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट नो होता है, बट वेदर यू अगर नहीं है तो आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको नो टिक कर दीजिए। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने येस कर दिया तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इससे बेटर आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, हर एक वर्ड्स को पढ़िए, वेदर वो नो है या येस है। तो आपको प्रॉपरली हर जगह पे नो टिक करना पड़ेगा। ये स्मॉल चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपने येस कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको नोटिस आने के चांसेस हो सकते हैं। तो इट इज़ एडवाइजेबल आप हर जगह नो सेलेक्ट कीजिए, एक बार आप रीड कीजिए, हर एक टैब को रीड कीजिए और फिर नो कीजिए। डिटेल्स ऑफ डायरेक्टरशिप, तो मोस्टली ये सारे केस में मेरे नो है, तो सेव कर दीजिए इसको। सेव करने के बाद बैंक डिटेल्स, हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारे लोगों के रिफ़ंड नहीं आते। रिफ़ंड क्यों नहीं आते? बिकॉज यहाँ पे उनके ओल्ड बैंक्स अटैच होते हैं। अगर आपने कोई बैंक अकाउंट क्लोज़ कर दिए तो आपको यहाँ से भी क्लोज़ करना पड़ेगा और न्यू बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो बैंक अकाउंट होता है ये प्रॉपर आपका एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि रिफ़ंड का अमाउंट आपको इसी बैंक अकाउंट में आने वाला है। तो
तो यहाँ नॉमिनेट फॉर रिफंड में हमें टिक पे यस कर देना है। यस करने के बाद कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद आप देख सकते हो ग्रीन टिक आ गया, ये कंफर्म, मतलब ये टैब मेरा फिल्ड हो चुका है। तो ये सेम तरह का टिक आपको हर एक टैब में दिखाना है। जब तक आप सबमिट नहीं दिखाओगे तो आपका इन्विटेशन प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं होगा। इसलिए बोल रहा हूँ हर एक टैब में, इवन तो आपका इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तो आप उस टैब में जाइए और कैलकुलेट कीजिए और सेव कर दीजिए। डिटेल्स ऑफ सैलरी इनकम, यहाँ पे आप देख सकते हो सैलरी इनकम काफ़ी लोगों का फॉर्म 16 से डायरेक्टली आ जाता है। अगर किस में नहीं आ रहा है फॉर्म 16 से डायरेक्टली तो आपको यहाँ पे वो इनकम ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, 10 ऑफ द एम्प्लॉयर, एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, सिटी, सेलेक्ट स्टेट, पिन कोड, ये सब आपको अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर आपका काफ़ी ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फॉर्म 16 से भी पिकअप कर लेता है तो ये आपको सारा प्री फिल्ड आ जाएंगे। तो आपको खाली क्रॉस चेक करना है ये सारा इन्फॉर्मेशन, अगर यहाँ पे जो मेरा आ रहा है प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो सैलरी इनकम आपका बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। तो अगर आपको सैलरी में बेसिक, डीए, कन्वेंस, अलाउंस, एचआरए, यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा आपका बेसिक सैलरी कितना है। तो इस केस में हम एग्जांपल के टॉप पे डाल सकते हैं, हमने ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं डाला तो बट आपको बता दे रहा हूँ बेसिक सैलरी आपको ऐड करना है। यहाँ पे आपको एचआरए ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रेकअप देना पड़ता है। आईटीआर 2 में आपको अगर एचआरए का बेनिफिट लेना है तो आपको यहाँ पे सेक्शन 17(1) के अंदर बेसिक सैलरी, एचआरए, आपका एचआरए आपको कितना मिला है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। हमें बाइफरकेट करना पड़ता है आईटीआर 2 में। आईटीआर 1 में मैंडेटरी नहीं है बाइफरकेट कीजिए या नहीं कीजिए, बट यहाँ पे आईटीआर 2 में आपको बेसिक सैलरी, एचआरए और अदर अलाउंस में आपको डालना पड़ेगा ये। और एलटीए आपको मिल रहा है तो एलटीए डालिए और अदरवाइज अदर अलाउंस में सारा डाल दीजिए यहाँ पे। तो ये आईटीआर 2 में ड्रॉबैक्स आप कह सकते हो कि इसमें एचआरए का आपको बेनिफिट लेना है तो आपको बेसिक प्लस एचआरए का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा। बाकी अदर कंपोनेंट जो है आप उसको नेट सैलरी अदर्स में आप दिखा सकते हो इसमें। और फिर आपको इसको ऐड करना है यहाँ पे। वैल्यू ऑफ परक्यूसिट अगर आपको मिला है तो आप दिखा सकते हो। मोस्टली आपका सारा इन्फॉर्मेशन सेक्शन 17(1) में आ जाता है। ये वाले ही इन्फॉर्मेशन टैब आपके लिए एप्लीकेबल और यूज़फुल रहता है। सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), तो इसमें आपको बेसिक सैलरी, एचआरए जो भी कंपोनेंट है 17(1) में दिखाइए। 72 में हम नहीं दिखाते हैं। कुछ आपके परक्यूजिट है, एकोमोडेशंस है तो ही कि इस केस में एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज़ आपको नहीं एप्लीकेबल होगा। तो ये गवर्नमेंट जॉब्स वालों को काफ़ी सारे फ्री मील्स, फ्री एजुकेशन, आप देख सकते हो काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, बट प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को हार्डली कुछ बेनिफिट्स मिलते होंगे। तो मोस्टली प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए तो फर्स्ट टैब ही काफ़ी है 17(1). 17(2) अगर आपको परक्यूजिट मिल रहा है तो आप लोग को एप्लीकेबल हो जाएगा। 73 उनके लिए है, सेक्शन 70 प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी उनके लिए एप्लीकेबल है। तो मोस्ट ऑफ द केस में आप देखोगे आपका 17(1) में ही, आपके फॉर्म 16 में अगर आप देखोगे आपको 17(1) में ही सारा इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। तो आपके लिए ये टैब ही इंपॉर्टेंट है 17 सबसेक्शन 1। तो इन्फॉर्मेशन फीड करने के बाद आपको इसमें ऐड करना है। ये ऐड नहीं लेगा बिकॉज मैंने नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, टाउन, सिटी नहीं डाला है। तो आप ये सारा इन्फॉर्मेशन फीड कीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। तो मैं इसको फ़िलहाल कैंसिल करता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। तो आप देखोगे अगर मैंने इसे कैंसिल कंफर्म कर दिया तो भी मेरा ग्रीन टिक दिखाएगा। तो इस तरह से आपको सैलरी इनकम यहाँ पे फीड कर देना है। देन शेड्यूल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से डाल सकते हो। ऐड डिटेल्स करना है यहाँ पे। ऐड डिटेल्स करने के बाद आपको एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी, टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री और पिन कोड डाल के आपको हाउस प्रॉपर्टी का इनकम भी यहाँ पे फिट करना है। सेलेक्ट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर आप सेल्फ है तो सेल्फ डालना है, रेंटेड है तो रेंटेड डालना है। नीचे आपको रेंटेड का टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी क्या है आपका, ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड या लेट आउट है। लेट आउट आपने रेंट में दिया है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड आप खुद रह रहे हो, तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन करके ये सारा इन्फॉर्मेशन फिल करना है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हमने डाल दिया एड्रेस, टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड। सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं, हम लेट आउट दिखाएंगे इसमें। तो लेट आउट में आपको नेम ऑफ द टेनेंट दिखाना पड़ेगा, पैन ऑफ द टेनेंट, एड्रेस ऑफ द टेनेंट
और कितना रेंट आपको रिसीव्ड हुआ। तो अगर सपोज हमने दिखाया रेंट हमें रिसीव्ड हुआ 50,000 या 5 लाख रेंट रिसीव हुआ। अमाउंट ऑफ रेंट विच कैन नॉट बी रियलाइज हमारा कुछ नहीं है। टैक्स पे टू लोकल अथॉरिटी, अगर हम बीएमसी का कुछ टैक्स पे करते हैं तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो जितना आपका रेंट इनकम रिसीव हुआ उसमें टैक्स पे टू लोकल अथॉरिटीज़ आपका एनुअल टैक्सेबल वैल्यू 494 आ गया है। इसमें 30% का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। 494 एनुअल वैल्यू आ गया मेरा 4,94,000। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, अगर आपका कुछ है कि इस घर पे आपका कुछ लोन चल रहा है, एनुअलाइज इंटरेस्ट तो 3,40,000 का मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। 5,40,000 तो ग्रॉस एंड रेंट रिसीव। हमने सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाला नहीं इसलिए प्रॉपर कैलकुलेट नहीं कर रहा है। अब सारा इन्फॉर्मेशन डालिएगा तो ये प्रॉपरली आपको दिखाएगा। 5 लाख का इनकम है, 30% हमें एडिशनल डिडक्शन मिल जाता है लेट आउट के केस में। तो 5 लाख में 6,000 में म्यूनसिपल टैक्सेस पे किए, हमारा एनुअल आया 4,94,000। इसमें से लेस 30% ऑफ होगा, अभी इसने कैलकुलेट नहीं किया है। तो 494 में 30% लेस करने के बाद जो हमारा आएगा उसमें से हम इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल का भी हम लेस कर सकते हैं। तो ये और कम हो जाएगा यहाँ पे, और फिर हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे नहीं डाला, ये इन्फॉर्मेशन हमें सब फिट करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन आपको एकदम प्रॉपर दिखाएगा। तो मैं टाइमिंग इसको कैंसिल करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी काफ़ी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दिखाते हो तो डेटा प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं करेगा। शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेंस, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेंस, इसमें हम देखेंगे म्यूचुअल फंड का जो आप रहा है, देखो ये शॉर्ट टर्म वाले जो शेयर्स हैं आपके वो अंडर सेक्शन 111A में कवर्ड होते हैं, और लॉन्ग टर्म वाले शेयर आपके 112 में कवर्ड होते हैं। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म इज विद इन 1 ईयर अगर आप सेल करते हो, कोई भी शेयर आप बाई करते हो और विद इन 1 ईयर आप सेल कर देते हो उसको, तो वो सारे मेरे शॉर्ट टर्म में काउंट होते हैं। बट अगर कोई शेयर्स में होल्ड करता हूँ और उसको 1 ईयर के बाद शेयर करता हूँ तो मेरा वो लॉन्ग टर्म हो गया। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म याद रखिएगा। अगर विद इन 1 ईयर आप सेल करते हो तो आपको ये फर्स्ट वाला कैटेगरी करना है। अगर आप मोर देन 1 ईयर है आपका शेयर तो इसमें सेकंड वाले में करना है। तो हमारे केस में शॉर्ट टर्म है तो हम शॉर्ट टर्म देख लेते हैं। तो ये 111A हमारा शॉर्ट टर्म है, 112A मेरा लॉन्ग टर्म है। अगर मेरा शॉर्ट टर्म है तो इसमें आएगा, लॉन्ग टर्म है तो इसमें आएगा। काफ़ी सिंपल है, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो हमारे केस में शॉर्ट टर्म है तो यहाँ पे क्लिक करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन आ जाएगा लैंड और बिल्डिंग और बोथ। तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट अपने जो 2 टिक किए वो यहाँ पे आ जाएंगे, सेव हो रहा डेटा, देखो आ गया आपके। तो इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका आ गया है। तो सिंपली आपको इसमें ऐड डिटेल्स करके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालना है। तो सेक्शन 1111A में जाना है, हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जितना आपका सेल वैल्यू है यहाँ पे आपको डालना है। ये इन्फॉर्मेशन आपको AIS में भी मिल जाएगा। अगर अपना AIS आप डाउनलोड करते हो तो उसमें आपको दिख जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है आपने सेल किया, और AIS में आपको कॉस्ट में मिल जाएगा। तो आपको दोनों वैल्यू AIS में मिल जाएगा, आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन भी कितना है एंड फुल वैल्यू ऑफ कॉस्ट कितना है। दोनों इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगा AIS में कि आपका सेल कितने का हुआ है और कॉस्ट कितने का हुआ है। तो AIS आप डाउनलोड कर सकते हो अपना, और उसमें से ये इन्फॉर्मेशन लेके आप फीड कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन डालना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग नहीं डालते हैं, बट ऐसा मत कीजिए। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स लिया है, शेयर किया है, बाय किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप डालिए, म्यूचुअल फंड का इन्फॉर्मेशन। और इस पर आपको कुछ नहीं करना है, ऐड करके क्लोज करना है। टाइमिंग के लिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ बिकॉज ये एप्लीकेबल नहीं है, बट आपके AIS में एप्लीकेबल है तो आप इसको डालिए। इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। देखिए ये भी ग्रीन टिक हो गया। ये लॉन्ग टर्म वाला हमें नहीं डालना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लिया है लॉन्ग टर्म, तो हमें नहीं है। तो बस यहाँ पे खाली हमें कंफर्म करना है। हर एक टैब में हमें जाके कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं डालना, तो हमें बस खाली कंफर्म करते रहना है हर एक टैब में। देखिए ये भी ग्रीन टिक आ गया। तो हमें हर एक को ग्रीन टिक को हाईलाइट करना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करते हो तो देयर माइट बी चांसेस आपका कंप्यूटेशन गलत दिखा सकता है।
तो इट इज़ एडवाइजेबल आप हर एक टैब में जाइए, इवन तो आपका इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तो भी आप इसमें जाइए और उसमें कंफर्म कीजिए, इन्फॉर्मेशन चेक के कंफर्म कीजिए। आप AIS डाउनलोड करके आप सारा इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। यहाँ पे डिविडेंड इनकम मिला है, कुछ ग्रॉस इंटरेस्ट है, ये सारा हमारा AI से कंफर्म है, हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। इसी तरह से आपको हर एक टैब में जाना है। जो मेन टैब था आपका कैपिटल गेन्स का वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, कैपिटल गेन्स वाला काफ़ी। उसके बाद आपको ये वाला टैब में तो आपको जाना ही है, डिटेल्स ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस, ये वाले टैब में आपको जाना ही है। क्योंकि अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो वो लॉस आपको सैलरीज में आप कवर्ड एडजस्ट कर सकते हो। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैन बी एडजस्टेड इन अंडर सैलरी। तो इसके लिए आपको ये टैब पे जाके आपको कुछ करना नहीं होता है इस टैब में जाके, बट हमें कंफर्म करना होता है। तो जब तक आप ये कंफर्म नहीं करोगे तो आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपका सैलरी के साथ एडजस्ट नहीं करेगा सॉफ्टवेयर। तो ये हर एक टैब में ग्रीन करना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करते हो तो वो प्रॉब्लम आएगा, आपको करेक्ट पिक्चर नहीं दिखाएगा। तो हर एक टैब में जाइए, उसको ग्रीन कीजिए। कंप्यूट सेट ऑफ कीजिए इसमें, अगर आपको एप्लीकेबल है तो कंप्यूट सेटअप का बटन क्लिक करने पर ही आपका सेटअप होगा वो। देखिए इसमें हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर भी हमें वो ग्रीन टिक करने के लिए हमें उसमें करना पड़ता है। देखिए इतने सारे हमने ग्रीन टिक कर दिया। शेड्यूल्स ऑफ स्पेशल इनकम अगर कुछ है तो आपका एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसको भी लेकिन हमें कंफर्म करना पड़ता है। हर एक टैब इंपॉर्टेंस है इसमें, तो हर एक टैब में आपको एक बार जाना ही पड़ेगा। आप देख सकते हो सारा गेन हो गया। ATG डोनेशन, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ATG में आपको आपका डोनेशन है तो आपको दिखाइए। डोनेशन में भी आपको आप देखोगे 4 तरह का इन्फॉर्मेशन होता है डोनेशन में। डोनेशन इंटाइटल्ड फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, डोनेशन इंटाइटल्ड फॉर 50% डिडक्शन। तो डोनेशन का जो आपको डिडक्शन है ये ATG में 2 तरीके से मिलते हैं, एक 100% और एक 50%। तो अगर आपका पॉलिटिकल पार्टी में आप डोनेशन करते हो तो उस केस में आपको फ्लैट 100%, मतलब आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो 1 लाख का आपको डोनेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। तो 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट का भी होता है, तो आपको फ्लैट है तो इसमें क्वालिफाइंग लिमिट की ज़रूरत नहीं है आपके पास, तो आप ये वाला सेलेक्ट कर लोगे। पॉलिटिकल पार्टी के केस में आपको विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट आप सेलेक्ट कर सकते हो। पॉलिटिकल पार्टी के केस में विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट 50% या फ्लैट डिडक्शन है जहाँ पे आपका 10% ऑफ GTI कैलकुलेट नहीं होता है। तो नॉर्मली क्या होता है डोनेशन में आपका जितना भी सैलरी सेट है, सैलरीज का 10% तक आप डोनेशन कर सकते हो। तो उस केस में आपका क्वालिफाइंग लिमिट आ जाता है। तो क्वालिफाइंग लिमिट उस केस में आता है जहाँ पे हमारे डोनेशन सैलरी है, जो सैलरी का 10% हमारा जो GTI होता है, GTI का 10% तक हम क्लेम करते हो तो मेरा क्वालिफाइंग लिमिट में आता है। तो 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, डोनेशन इंटाइटल टू 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। अगर 10% ऑफ GTI वाले में है तो हम इन दोनों में जाएंगे। अगर मेरा फ्लैट है, अगर पॉलिटिकल पार्टी में हम डाल रहे हैं जहाँ पे फ्लैट, मतलब इस केस में आपको फ्लैट 100% डिडक्शन मिल जाएगा, तो उस केस में हम यहाँ पे डालेंगे। देन हमें इसको अभी फ़िलहाल हम इसको कैंसिल करते हैं बिकॉज ये हमें एप्लीकेबल नहीं है। ATD का इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ डालना पड़ेगा। ATD मेडिक्लेम्स के लिए होता है। तो ये काफ़ी सिंपल होता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना डालना है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई सीनियर सिटीजनशिप है, तो यहाँ पे आपको येस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। पेरेंट्स का नीचे पूछा जाता है, तो ये आपके लिए 1 नंबर आपके लिए होता है, 2nd नंबर पेरेंट्स के लिए होता है, वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन। तो इसमें येस करना है और यहाँ पे आप पेरेंट्स का इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। तो ये 2nd टैब जो होता है मेरा पेरेंट्स के लिए होता है, 1st टैब जो है मेरा सेल्फ के लिए है। तो अगर एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, देन सेव कर दीजिएगा उसको। शेड्यूल 6 से अगर एप्लीकेबल है तो आप इस पर डालिए। शेड्यूल 6 से पे आप ATC का इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, इंटरेस्ट इनकम का डाल सकते हो, सेविंग इंटरेस्ट का इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो इस पर, और इसके बाद फिर इसको आप कंफर्म कीजिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन में एप्लीकेबल नहीं है तो बट सभी के केस में जा के आपको टिक करना है, और बाद में फिर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ये आपको करना ही पड़ेगा। टैक्सेस पेड मेरा इसमें आ रहा है।
प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन। तो आप देख सकते हो सारा इन्फॉर्मेशन आने के बाद प्रीव्यू रिटर्न आप करोगे। प्रीव्यू रिटर्न करने के बाद ये लास्ट टैब है, तो प्रीव्यू रिटर्न में आप उसको यहाँ पे सिंपली क्लिक करके प्रीव्यू कीजिएगा। कुछ भी एरर आएगा तो आपको दिख जाएगा ये एरर है। उसके पहले आप कंप्यूटेशन प्रॉपरली एक बार चेक कर लीजिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम प्रॉपर है या नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हो मुझे कुछ भी एरर इसमें नहीं आ रहा, बिकॉज हमने सारा इन्फॉर्मेशन फिलहाल नील डाला है इसमें आपको समझाने के लिए। आप देख सकते हो इसमें 7 एरर्स फाउंड हुए, तो एरर्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। डिविडेंड इनकम का हमने ब्रेकअप नहीं दिया है इसमें। डिविडेंड इनकम अगर आपको रिसीव होता है म्यूचुअल फंड्स में, नॉर्मली डिविडेंड इनकम आ रहा है, तो उस केस में क्या होता है आपको डिविडेंड इनकम का ईयर में स्पेसिफाई करना पड़ता है। ईयर मतलब किस मंथ में आपको डिविडेंड इनकम मिला है, तो वो स्पेसिफाई करना पड़ता है। काफ़ी सिंपल है इस पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ डिविडेंड मुझे 41 आया है। तो ये डिविडेंड का जो एरर आ रहा है, इस डिविडेंड का एरर हटाने के लिए हमें सिंपली नीचे जाना है और हमें यहाँ पे किस ब्रैकेट में फॉल्ट है वो डालना है। तो मेरा 15 जून में आया है या 16 जून टू 15 सितंबर में आया है, तो किस समय है मेरा डिविडेंड इनकम आया वो हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो 41 आया है, तो हम इसको फर्स्ट या सेकंड में आप बैंक स्टेटमेंट में आप देख के डाल सकते हो इसको, जहाँ भी आपको एप्लीकेबल होगा। आने के बाद इसको सीधा कंफर्म करना है, तो ये एरर आपका निकल जाएगा। जो भी एरर्स आपको आते हैं तो डिविडेंड आपको शो नहीं करेगा हमारे केस में। देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुली, नो एरर्स फाउंड, तो एक भी एरर नहीं है इसमें। अब हम इसको OTP के बाद देखिए ई वेरीफाई नाउ हम इसमें कर सकते हैं। कंटिन्यू। तो अभी वुड यू लाइक टू वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। सिंपली मोबाइल नंबर से और आधार नंबर लिंक होना चाहिए आपका, तो आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, जनरेट आधार OTP। देखिए सिंपली यहाँ पे OTP डालूंगा, आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा रिटर्न। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा शॉर्ट वीडियो करूँगा मैं। थैंक यू वेरी मच।